नमस्कार साथियों, मिशन सरकारी राजस्थान के YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज है मॉडल पेपर नंबर 4 LDC भर्ती परीक्षा 2026 का आयोजन 5 जुलाई 2026 को होगा। इसी के लिए हम यहाँ पे मॉडल पेपर चला रहे हैं और ये मॉडल पेपर किसका है इसको हम सोल्व करा रहे हैं, आप स्क्रीन पर देख सकते हो। तो चलिए चलते हैं मॉडल पेपर के ऊपर। तो मॉडल पेपर स्टार्ट करते हैं। इससे पहले एक बात आपको बता दूं, यदि हमारा ये प्रयास आपको अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। ऐसे ही सारे मॉडल पेपर लेने के लिए या फिर और भी आपकी कोई डिमांड हो तो नीचे आप कमेंट में कर सकते हो कि हमें ये चाहिए, हम आपको प्रोवाइड कराने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन पे। फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है इंडियन ज्योग्राफी से और ये जो पारिस्थितिकी वाला टॉपिक है उससे है। पहला है आर्द्र पर्णपाती वनों के बारे में यहाँ पे कुछ कथन दिए गए हैं, उन कथनों के बारे में आपको बताना है कौन सा सही है या कौन सा गलत है। तो आर्द्र पर्णपाती वन के बारे में पहला दे रखा है कि ये उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहां वर्षा 70 सेंटीमीटर से 100 सेंटीमीटर। पहली बात ही यहाँ पे गलत हो चुकी है। आर्द्र पर्णपाती वन कौन से वन होते हैं? वे वन होते हैं जहाँ पर वर्षा 100 से 200 सेंटीमीटर के बीच पाई जाती है। वर्षा का कितनी? 100 से 200 सेंटीमीटर के बीच वर्षा वहाँ पे पाई जाती है। कहाँ पे? आर्द्र पर्णपाती वन में। तो पहला यहाँ पे गलत हो चुका है। यहाँ पे 70 से सेंटीमीटर वर्षा कहाँ पाई जाती है? जो शुष्क पर्णपाती वन होते हैं वहाँ पे 70 से 100 सेंटीमीटर के बीच वर्षा पाई जाती है। नेक्स्ट है, ये मुख्यतः रूप से हिमालय, गिरिपदों, झारखंड और पश्चिमी उड़ीसा और छत्तीसगढ़ में पाए जाते हैं। ये बात यहाँ पे बिल्कुल सही है। जो ये वन है जो हिमालय के नीचे वाले भाग होते हैं यानी गिरिपदों प्रदेश, झारखंड, पश्चिमी उड़ीसा और छत्तीसगढ़ में पाए जाते हैं। दूसरा बिल्कुल सही है। तीसरा है सागौना इन वनों की सबसे प्रमुख प्रजाति है। सागौना एक व्यावसायिक फसल के रूप में यहाँ पे एक प्रमुख प्रजाति है वृक्ष की, तो ये बात भी बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे 2 और 3 सही है, तो इसका राइट आंसर होगा बी, केवल 2 और 3 सही है। सदाबहार वनों के आर्थिक रूप से कम उपयोग होने का मुख्य कारण क्या है? सदाबहार जो वन है वहाँ पे आर्थिक रूप से कम क्यों है? देखो, मैं एक बात बता दूं, जो सदाबहार वन होते हैं वहाँ पे सबसे ज़्यादा वृक्ष पाए जाते हैं, सबसे ज़्यादा डेंस जंगल पाए जाते हैं, क्योंकि वहाँ पर अधिक वर्षों के कारण घनत्व अधिक होता है। तो वहाँ पे क्या होता है, पेड़ पौधे एक दूसरे से उलझे हुए रहते हैं। वहाँ पर साधन जाने का भी अभाव होता है, वहाँ से पहुँचना बहुत कठिन होता है क्योंकि दुर्गम स्थानों पर सदाबहार वन पाए जाते हैं। अब यहाँ पे आर्थिक रूप से क्या होगा, आर्थिक रूप से कम उपयोग क्यों किए जाते हैं? तो इसका यहाँ पे कारण बताना है आपको। यहाँ पे देखिए, कारण ये है कि सघनता होती है, वहाँ पे कठोर लकड़ी पाई जाती है, परिवहन के साधन वहाँ पे पहुँच नहीं सकते हैं क्योंकि ऐसी जगह पर सदाबहार वन पाए जाते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा सी। नेक्स्ट है, प्रशासनिक वर्गीकरण के अनुसार किन वनों में लकड़ी काटने और पशुचारण पर प्रतिबंध है? अब यहाँ पे जो वर्गीकरण किया गया प्रशासनिक आधार पर, सुरक्षित वर्ग, अवर्गीकृत वन और रक्षित वन, ये इन भागों में इनको बांटा गया है। तो सबसे ज़्यादा वहाँ पे क्या किया जाता है, लकड़ी नहीं काटी जाती या फिर लकड़ी काटने पर निषेध होता है। तो यहाँ पे कौन से वन है? जो सुरक्षित वन है वहाँ पर क्या होता है, वनों को अधिक महत्व दिया जाता है। बाढ़ नियंत्रण और मृदा को रोकने के लिए लकड़ी काटने और पशु चराने दोनों पर पूर्णतः प्रतिबंध होता है। पूर्णतः प्रतिबंध किसमें होता है? सुरक्षित वन के अंतर्गत होता है। नेक्स्ट है यहाँ पे 4th क्वेश्चन। यहाँ पे कुछ घटनाएं दी गई हैं, उसको आपको मिलान करना है। कौन सी घटना कब यहाँ पे घटित हुई थी? अब देखिए, तो जो डावड़ा हत्याकांड हुआ था वो कब हुआ था? बताइए इसका राइट आंसर। देखो, मैं पहले ही बता चुका हूँ आपको कि आपको खुद को पर्सन को देखना है, वीडियो को रोकना है, आंसर देने का प्रयास करना है, फिर मैं आपको इसका राइट आंसर बताऊंगा कि आप सोचिए कि हमारी गलती कहाँ पे हुई, मैंने कहाँ पे गलती की। जो दावड़ा हत्याकांड है वो 13 मार्च 1947 को हुआ। दावड़ा हत्याकांड हुआ यहाँ पे 13 मार्च 1947 को। अब डावड़ा हत्याकांड क्या होता? चुन्नीलाल शर्मा और उसके साथी जागीरदारों पर गोलियां चला दी गई थी डावड़ा कांड में। दूसरा है रास्तापाल कांड। रास्तापाल कांड में एक कालीबाई नाम की एक स्टूडेंट के बारे में आपने सुना होगा, उनके गुरु सेंगा भाई को बचाते हुए वहाँ पे शहीद हो गई थी। तो रास्तापाल कांड कब का है? 19 जून 1947 का है। 19 जून 1947 का रास्तापाल कांड है। डावड़ा कांड 13 मार्च 1947 का है। नेक्स्ट है सागरमल गोपा। अब आपने जैसलमेर के सागरमल गोपा के बारे में बहुत सुना होगा कि उन्हें जेल में ही जिंदा जला दिया गया था, उन्हें बहुत ज़्यादा यातनाएं दी गई थी। तो उनकी मृत्यु कब हुई? जेल में जिंदा कब जलाया गया? उन्हें 3 अप्रैल 1946 को जेल में जला दिया गया। नेक्स्ट है तमीसो कांड धौलपुर। अब तमीसो कांड क्या हुआ था? तो तिरंगे के सम्मान में रक्षा करते हुए दो व्यक्ति, छतर सिंह और पंचम सिंह, उनको क्या हो गए थे? शहीद कर दिए गए थे।
यानी शहीद हो गए थे। तमीशो कांड कब का है? तमीशो कांड 8 अप्रैल 1947 को। ये बहुत कठिन क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। ये क्यों जटिल क्वेश्चन है? क्योंकि यहाँ पे डेट्स पूछ रखी हैं, इतनी डेट्स याद नहीं रहती हैं। तो आपको 1 या 2 की भी डेट पता होगी तो जो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपको मिलान हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर है ए का 3, बी का 1, सी का 2 और डी का 4। इसका ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चीनी उद्योग के बारे में कुछ कथन दिए गए हैं और यहाँ पे आपको बताना है कि कौन सा कथन असत्य है, गलत कथन के बारे में बताना है। तो पहला कथन है, राज्य की पहली चीनी मिल 1932 में चित्तौड़गढ़ जिले में स्थापित की गई। बिल्कुल सही बात है। जो पहली चीनी मिल है 1932 में कहाँ पे स्थापित की गई? चित्तौड़गढ़ में स्थापित की गई। दूसरी है, गंगानगर शुगर मिल में चुकंदर से चीनी बनाने का पहला संयंत्र स्थापित किया गया। ये भी बात बिल्कुल सही है। जो चुकंदर से चीनी बनाई गई वो गंगानगर में सबसे पहले बनाई गई। तीसरी है, केशवराय पाटन सहकारी शुगर मिल लिमिटेड जो 1965 में स्थापित हुई। सही बात है। और वर्तमान में क्रियाशील है। ये बात गलत है। जो केशवराय पाटन सहकारी शुगर मिल है इसकी स्थापना 1965 में हुई। किस जिले में है? बूंदी जिले में। पिछले 13 वर्षों से ये मिल बंद पड़ी हुई है, तो क्रियाशील नहीं है। ये बात सही है। केशवराय पाटन 1965 बूंदी। तो ये तीसरा आंसर यहाँ पे गलत हो गया है। चौथा है, राजस्थान में चीनी मिल मुख्य रूप से कच्चे गन्ने उत्पादित क्षेत्रों में स्थित है। ये बात भी बिल्कुल सही है। जहाँ पर गन्ना होगा वहीं पे चीनी मिल उपयोगी होगी। तो इसका राइट आंसर होगा सी, यहाँ पे गलत आंसर है। अब यहाँ पे अरावली के बारे में कुछ कथन दिए गए हैं और इन कथनों के बारे में आपको बताना है। अरावली पर्वत श्रेणी के संदर्भ में कुछ कथन है। अब पहला कथन क्या है यहाँ पे? अरावली की जो पहाड़ियाँ हैं मुख्य रूप से क्वार्ट्ज और फोइटोलाइट शैलों से निर्मित है। देखिए, जो उत्तरी अरावली है और मध्य अरावली है उसमें क्वार्ट्ज की चट्टानें पाई जाती हैं। बिल्कुल सही बात है। जो उत्तरी अरावली है और वहाँ पे कौन सी अरावली है? साथ में मध्य अरावली है। उत्तरी पूर्वी और मध्य अरावली है, उनमें क्वार्ट्ज की चट्टानें पाई जाती हैं। जो दूसरा कथन है वो है, भोराट का पठार कुंभलगढ़ और गोकिंदा के बीच में स्थित है। देखिए, ये बात भी बिल्कुल सही है। जो भोराट का पठार है वो 1225 मीटर ऊंचा है। इस ऊंचाई को आपको ध्यान रखना है क्योंकि एग्जाम में पूछी जाती है ऊंचाई। 1225 मीटर औसत ऊंचाई है किसकी? भोराट के पठार की। भोराट के पठार की औसत ऊंचाई 1225 मीटर है। कुंभलगढ़ और गोकुंदा के मध्य ये स्थित है। यानी कि ये दोनों स्टेटमेंट सही हैं। एक और स्टेटमेंट यहाँ पे दे रखा है कि अरावली पर्वत श्रेणी को महान जल विभाजक रेखा कहा जाता है। बिल्कुल सही बात है। अरावली पर्वत श्रेणी है वो क्या करती है? 2 भागों में बांटती है राजस्थान को। तो यह महान जल विभाजक वर्षा रेखा कहा जाता है। यानी 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा 50 सेंटीमीटर वर्षा वाली लाइन इसी से गुजरती है। तो इसका राइट आंसर होगा डी। उपयुक्त सभी ये सारे के सारे आंसर यहाँ पे सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे एक पहाड़ी के बारे में दे रखा है। एक पहाड़ी दे रखी है, घोड़े की नाल आकृति वाली कौन सी पर्वत श्रृंखला है? तो घोड़े की नाल आकृति वाली पर्वत श्रृंखला के आपके बारे में बताना है इसको। तो घोड़े की नाल वाली जो आकृति है वो है रामगढ़। जो 12 में पहाड़ियां हैं, गोलाकार पहाड़ियां हैं, उसी को क्या बोलते हैं यहाँ पे? घोड़े की नाल आकार वाली पहाड़ियां। तो इसका राइट आंसर रामगढ़ 12 वाली जो गोलाकार पहाड़ियां हैं उनको क्या बोला जाता है? गोलाकार पहाड़ियों को बोला जाता है घोड़े की नाल वाली पहाड़ियाँ, जो शाहबाद उच्च भूमि क्षेत्र का हिस्सा हैं। नेक्स्ट है, राजस्थान की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में आपको सही कथन का चयन करना है। तो पहला है, राजस्थान में दैनिक एवं वार्षिक तापांतर बहुत अधिक होता है। देखिए, राजस्थान में तापमान इतना अलग अलग क्यों है? तो मैं आपको बात बता दूं, राजस्थान के अधिकांश भाग में रेत पाई जाती है और रेत सबसे ज़्यादा ठंडी जल्दी होती है और सबसे जल्दी ही क्या होती है? गर्म होती है। तो क्या होता है, यदि सबसे जल्दी गर्म होगी तो दिन में तापमान बहुत ज़्यादा 50 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है और रात में इतनी जल्दी ठंडी हो जाती है तो इसका तापमान बहुत नीचे गिर जाता है। यानी कि यहाँ पे 5-10 डिग्री या के आसपास ये तापमान आ जाता है। तो दैनिक और वार्षिक तापांतर यहाँ दोनों के दोनों यहाँ पे क्या है? बहुत अधिक पाया जाता है। तापांतर का मतलब दोनों तापमानों का अंतर। कहाँ तो 50 डिग्री, कहाँ से 5-10 डिग्री, यानी इतने डिग्री का अंतर कहीं भी नहीं आता है। यहाँ पे कारण है मुख्यतः रेत। तो सेकंड है, राज्य में रेत अधिकता है। बिल्कुल सही बात है। समुद्र तल से दूरी अधिक है, ये बात भी सही है। यदि समुद्र तल से दूरी अधिक होगी तो वहाँ पे विविधताएं होंगी और वहाँ पे तापांतर में अधिक अंतर होगा। तो दूसरा स्टेटमेंट भी सही है। तो ए कथन कारण आर दोनों सही हैं। आर ए की सही व्याख्या करता है, सही बात है, क्योंकि तापांतर रेत और समुद्र की ऊंचाई के कारण यहाँ पे प्रभावित होता है। तो ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
निम्नलिखित में से कौन सा जो मिलान है वो उद्गम स्थल से नहीं है, कौन सी नदी का उद्गम? तो पहला दे रखा है लूनी नदी का उद्गम नागपाड़ अजमेर से, बिल्कुल सही बात है। जो यहाँ पे बनास नदी है उसका उद्गम खमनोर की पहाड़ी राजसमंद से है, बिल्कुल सही बात है। कांतली नदी खंडेला की पहाड़ी सीकर से है, ये बात भी बिल्कुल सही है, कांतली नदी का उद्गम खंडेला पहाड़ी सीकर से होता है। नेक्स्ट है यहाँ पे माही नदी, नहीं माही नदी दे रखा है यहाँ पे गोकुंदा की पहाड़ी उदयपुर, ये बात गलत है। जो माही नदी का उद्गम है वो एमपी के धारवाड़ यहाँ पे पहाड़ियों से होता है, और जो विंध्याचल की पहाड़ियाँ हैं या धारवाड़ पहाड़ियाँ वहाँ पे बोला जाता है, वहाँ से किस नदी का उद्गम होता है? माही नदी का, एमपी से होता है। जबकि गोकुंदा से पहाड़ियों से बेडच नदी का उद्गम होता है। बेडच नदी का उद्गम कहाँ से होता है? गोकुंदा की पहाड़ियों से। फॉरेस्ट स्टेटमेंट यानी डी यहाँ पे गलत है, तो इसका राइट आंसर होगा डी। लालदास जी के बारे में कुछ यहाँ पे कथन दिए गए हैं। तो लालदास जी संप्रदाय के प्रवर्तक लालदास जी की समाधि कहाँ है? देखो लालदास जी के बारे में आप कुछ जान लीजिए। लालदास जी का जन्म अलवर के धौली दूब में हुआ। तो यहाँ पे धौली दूब में कहाँ क्या हुआ? इनका जन्म हुआ। जन्म कहाँ हुआ? धौली दूब में। और लालदास जी की मृत्यु हुई नगला भरतपुर में हुई। इनकी मृत्यु 1648 में, मत याद रखना 1648, आप तो सीधा याद रखना इनकी मृत्यु नगला में हुई। जन्म कहाँ हुआ? धौली दूब में, मृत्यु नगला में हुई। और इनकी जो समाधि है शेरपुर में बनी हुई है। समाधि कहाँ पे बनी हुई है? शेरपुर में। तो इसका राइट आंसर होगा शेरपुर समाधि बनी हुई है इनकी। और इनका मेला साल में 2 बार लगता है, माघ पूर्णिमा को और आश्विन मास की एकादशी को। नेक्स्ट है चोप बारी आभूषण किस अंग में पहने जाते हैं? देखिए चोप और बारी ये आभूषण है नाक के। पहले दूसरा आपको सबसे ज़्यादा कंफ्यूजन करता है चूप। चूप दांत में पहनी जाती है, ध्यान रखिएगा, जो चूप है वो दांत में पहनी जाती है। जबकि चोप बारी कहाँ पे पहने जाते हैं? नाक में। चोप बारी भोगली काटा चूनी और चोप ये सब बेसर नथ ये सभी नाक में पहनी जाती हैं। नेक्स्ट है भारत के किस गवर्नर जनरल ने तारागढ़ दुर्ग के बारे में बोला कि यह दुनिया का दूसरा बड़ा जिब्राल्टर है? देखिए जब यहाँ पे गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंग इस दुर्ग को देखने आए तब उनके मुंह से अचानक निकल गया कि यह दुनिया का दूसरा जिब्राल्टर है। तो किसने बोला? यह लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने। तो इसका राइट आंसर है विलियम बेंटिंग द्वारा बोला गया कि यह दुनिया का दूसरा जिब्राल्टर है। तो उनके मुंह से निकल गया। और जो यहाँ पे तारागढ़ दुर्ग है उसका निर्माण किसने करवाया? यहाँ पे तारागढ़ दुर्ग का निर्माण अजयपाल द्वारा करवाया गया। चौहान शासक अजयपाल द्वारा इनका निर्माण कराया गया। तारागढ़ दुर्ग का दूसरा नाम है गढ़वीटली दुर्ग, क्योंकि ये गढ़वीटली पहाड़ी पर बना हुआ है। इसका तीसरा नाम है अजमेरू दुर्ग, या अजमेरू दुर्ग के नाम से भी इसे बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जुलाई 1923 को गोविंदपुरा में हिंसक घटना हुई, तो कौन 2 किसान शहीद हो गए? देखो जो गोविंदपुरा में हिंसक घटना हुई उस समय क्या हुआ था? गोविंदपुरा में किसान क्या कर रहे थे? एक सम्मेलन कर रहे थे या किसान एकत्रित हो रहे थे वहाँ पे 13 जुलाई 1923 को गोविंदपुरा में। तो गोविंदपुरा में एक घटना हुई कि ट्रेंच ने आदेश दे दिया सेना को कि गोलीबारी चला दी जाए। तो उस गोलीबारी में कौन शहीद हुए? यहाँ पे रूपा जी धाकड़ और कृपा जी धाकड़ हैं, वो उस गोलीबारी में शहीद हो गए। तो गोविंदपुरा की घटना है उसमें रूपा जी धाकड़ और कृपा जी धाकड़ नाम के 2 यहाँ पे किसान शहीद हो गए। नेक्स्ट है विष्णुई संप्रदाय के प्रवर्तक जाम्बोजी जम्बेश्वर की वाणी को किस नाम से जाना जाता है? इन जाम्बोजी की वाणी को क्या कहा जाता है? जाम्बोजी की वाणी को सदबवाणी, गुरुवाणी, वेदवाणी इन नामों से जाना जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा सी, गुरु जाम्बेश्वर या जाम्बोजी की वाणी को शबदवाणी कहा जाता है। जो इनका जो ग्रंथ है वो है शंभुदड़ा ग्रंथ है। इनके द्वारा लिखा गया है। कौन सा ग्रंथ है? शंभुदड़ा, ध्यान रखिएगा इसको भी। तो इनकी जो वाणी है शबदवाणी कहलाती है। और जंबसागर नाम का इन्होंने प्रमुख ग्रंथ भी लिखा है। और इन्होंने विष्णु संप्रदाय की स्थापना की ऐसे मान लीजिए। और इन्होंने 29 रूल दिए, 29 उपदेश दिए विष्णु योग के लिए। नेक्स्ट है अरावली से संबंधित कुछ कथन दिए गए हैं, आपको इनको यहाँ पे बताना है कौन सा सही है या कौन सा गलत है। तो पहला है गुरु शिखर राजस्थान का सर्वोच्च शिखर है, सिरोही में स्थित है। बिल्कुल सही बात है। गुरु शिखर सबसे ऊंची चोटी है राजस्थान की और इसकी ऊंचाई 1722 मीटर या कहीं 1727 मीटर भी देखने को मिलती है। तो 1722 मीटर इसकी ऊंचाई है। दूसरा है उदयपुर और गोकुंदा के बीच बोराट का पठार है। अभी आपको बताया कि बोराट का पठार उदयपुर और गोकुंदा के बीच में स्थित है। अभी जो यहाँ पे 6 नंबर क्वेश्चन आया था उसमें यही क्वेश्चन पूछा गया था। तो 1225 मीटर बोराट के पठार की ऊंचाई है, पूछी जाती है।
इसके बाद में है उड़िया पठार आबू पर्वत से 160 मीटर ऊंचा है। ये बात भी बिल्कुल सही है। जो उड़िया का पठार है आबू कहाँ पे स्थित है, सिरोही में स्थित है और आबू पर्वत से 160 मीटर ऊंचा है। कौन सा? उड़िया का पठार। नेक्स्ट है यहाँ पे जरगा पर्वत कहाँ पे स्थित है? उदयपुर राजसमंद क्षेत्र में स्थित है। जो सर्वोच्च शिखर है वो है, सर्वोच्च शिखर उदयपुर और राजसमंद का सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है? जरगा पर्वत है। 1431 मीटर इसकी ऊंचाई है। तो ये चारों को चार स्टेटमेंट सही है, तो इसका राइट आंसर होगा सभी चारों यहाँ पे स्टेटमेंट सही है। नेक्स्ट है यहाँ पे राजस्थान की अफवाह प्रणाली के बारे में कुछ कथन दिए गए हैं, इनके बारे में आपको यहाँ पे बताना है। तो पहला है बाणगंगा, यहाँ पे असत्य कथन के बारे में चूज करना है। बाणगंगा नदी का जो पानी है वर्तमान में यमुना तक नहीं पहुँचता है, इसलिए इसे आंतरिक प्रवाह की नदी माना जाता है। बिल्कुल सही बात है। बाणगंगा नदी का उद्गम विराटनगर की पहाड़ियों से होता है, यह जयपुर में स्थित है। तो फिलहाल में कोटपुतली बैरोड में शायद आ गई हैं ये बाणगंगा की पहाड़ियाँ। तो इनका पहले जो जल था वो यमुना में जाकर गिरता था, अब यह यमुना में जाकर नहीं गिरती है, इसका पानी बहुत कम हो चुका है। तो यहाँ पे क्या हुआ है, ये आंतरिक प्रवाह की नदी मानी गई है। नेक्स्ट है सांबा झील में मेंथा, रूपनगढ़, तुरतमती और खारी, इन नदियों का पानी आकर किस में गिरता है? यहाँ पे सांबर झील में गिरता है। तो ये बात बिल्कुल सही है। मैनाल जलप्रपात बूंदी जिले में मांगली नदी पर बना हुआ है। ये यहाँ पे गलत बात हो चुकी है। जो मैनाल जलप्रपात है वो यहाँ पे चित्तौड़गढ़ और भीलवाड़ा की सीमा पर बना हुआ है और यहाँ बूंदी में स्थित नहीं है। मैनाल जलप्रपात यहाँ पे चित्तौड़गढ़ और जो भीलवाड़ा है उसकी यहाँ पे सीमा पर बना हुआ है। तो यहाँ पे बूंदी गलत हो चुका है। बूंदी में कौन सा जलप्रपात है? मांगली जलप्रपात है। ध्यान रखिएगा, जो मांगली नदी पर बना हुआ है मांगली जलप्रपात है। कहाँ पे है? यहाँ पे बूंदी में स्थित है। मैनाल जलप्रपात मैनाल नदी पर बना हुआ है। तो ये तीसरा स्टेटमेंट गलत है, पहला दूसरा सही है। चौथा स्टेटमेंट क्या है? कांतली नदी सीकर जिले की खंडेला की पहाड़ियों से निकलकर चूरू जिले के रेतीली में विलीन हो जाती है। बिल्कुल सही बात है। तो इसका राइट आंसर होगा यहाँ पे सी, क्योंकि यहाँ पे असत्य के बारे में पूछा है और सी यहाँ पे असत्य है। नेक्स्ट है जिलों और उनसे संबंधित कथनों का मिलान करना है। यहाँ पे कुछ झीलें दी गई हैं, उसके बारे में आपको यहाँ पे बताना है। अब कौन सी झील कहाँ पे है? देखो एक दो भी आपको पता होगा तो आप आराम से मिला लोगे। जैसे यहाँ पे गैप सागर झील डूंगरपुर में स्थित है। कोटा झील यहाँ पे कहाँ पे? कोटा में कौन सी झील है? किशोर सागर झील कोटा में स्थित है। तो डी का 4 और बी का 1, तो बी का 1 बी का 1 बी का 1 और डी का 3, बी का 1 और डी का 3। तो पहले ही इसका राइट आंसर हो चुका है। दो भी मिल गए तो आपका मिल जाएगा। और यहाँ पे बजाज सागर झील कहाँ पे है? बांसवाड़ा में है बजाज सागर। और सिरोही में कौन सी है? नक्की झील है। देखो नक्की झील और गैप सागर के बारे में मैक्सिमम को पता ही होगा। यदि ये मिलान कर लेते हो, ऐसे आपको एलिमिनेशन सेमेस्टर से एग्जाम में आपको क्वेश्चंस करने हैं। नेक्स्ट पे चलते हैं। यहाँ पे कुछ वर्क्स दे रखे हैं और उन वर्क्सों का यहाँ पे मिलान करना है। कौन से वर्क्स को क्या बोला जाता है? जो जंगल की ज्वाला नाम का वृक्ष है उसे पलाश वृक्ष को जंगल की ज्वाला, पलाश वृक्ष बोल दो या डाक का वृक्ष बोल दो, उसे जंगल की ज्वाला कहा जाता है। दूसरा है आदिवासियों का कल्प वृक्ष, इसे क्या बोलता है? महुआ का जो वृक्ष है उसे आदिवासियों का कल्प वृक्ष कहा जाता है। इस वृक्ष से शराब बनती है। नेक्स्ट है मरुस्थल का सागवान रोहिड़ा को कहा जाता है। और मरुस्थल का जो गौरव है या फिर कल्प वृक्ष है खेजड़ी को कहा जाता है। वो ऑप्शन नहीं है, आ सकता है मरुस्थल का कल्प वृक्ष या थार का कल्प वृक्ष किसे कहा जाता है, या मरुस्थल का गौरव किसे कहा जाता है? खेजड़ी को। तो जो इसका राइट आंसर है पहले का 2, यहाँ पे इसका राइट आंसर बी हो चुका है। नेक्स्ट है कृषि विभाग से संबंधित यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस दे रखे हैं, यानी स्टेटमेंट दे रखे हैं। इनमें से आपको बताना है कौन सा सही है और कौन सा गलत है। तो यहाँ पे पहला देखा है कि रेविरीना प्रकार की मृदा श्रीगंगानगर जिले में पाई जाती है। बिल्कुल सही बात है। रेविरीना जो यहाँ पे मृदा है श्रीगंगानगर में पाई जाती है। जिप्सीफेरम कहाँ पे है? बीकानेर में। तो दूसरा स्टेटमेंट है जिप्सीफेरम मृदा बीकानेर जिले में देखने को मिलती है। बिल्कुल सही बात है। तीसरी है लाल लोमी मृदा उत्तरी भाग में पाई जाती है। ये यहाँ पे स्टेटमेंट गलत है। जो लाल लोमी मृदा है वो यहाँ पे डूंगरपुर बांसवाड़ा क्षेत्र में पाई जाती है, तो दक्षिणी भाग है, उत्तरी भाग नहीं है। और नेक्स्ट है कैल्सी ब्राउन मृदा जैसलमेर और बीकानेर में पाई जाती है। ये बात भी बिल्कुल सही है। जो कैल्सी ब्राउन नाम की मृदा है वो यहाँ पे जैसलमेर और बीकानेर में पाई जाती है। यहाँ पे कौन कौन सा सही है? पहला, दूसरा और चौथा सही है, तीसरा स्टेटमेंट गलत है। तो यहाँ पे केवल 3 स्टेटमेंट सही है।
नेक्स्ट है यहाँ पे ISFR-1 रिपोर्ट 2023 के अनुसार किस जिले में सर्वाधिक वन आवरण पाया जाता है। देखिए राजस्थान के संदर्भ में जो ISFR रिपोर्ट है उसके बारे में आपको बताना है। ऑप्शन देखिए, सोचिए, क्या करिए और उसके बाद में आंसर देने का प्रयास कीजिए। तो मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ। जो यहाँ पे सबसे ज़्यादा राजस्थान में जो वन आवरण प्रतिशत है वो यहाँ पे उदयपुर में है 23.6%, आप 23 याद रख लीजिए। दूसरा है प्रतापगढ़ में 22.4%, 2023 की रिपोर्ट के अनुसार बता रहा हूँ। और तीसरा यहाँ पे सिरोही में 17.5% यानी 17% याद रख लीजिए। 23 उदयपुर, यहाँ पे 22 यहाँ पे प्रतापगढ़ में और 17 यहाँ पे है सिरोही में। तो इसका जो राइट आंसर होगा उदयपुर, प्रतापगढ़ और सिरोही में वन आवरण प्रतिशत सबसे ज़्यादा है। सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है यहाँ पे सूचियों को मिलान करना है। यहाँ पे कुछ नस्ल दे रखे हैं पशु की और आपको इनको बारे में बताना है। तो सभी को होता है जो राठी नस्ल की पशु है वो कामधेनु कहलाती है। तो राजस्थान की कामधेनु कौन सी कहलाती है? राठी नस्ल। दूसरी है गिर नस्ल। गिर नस्ल के बारे में आपको मुख्य फैक्ट जानना है कि यह अजमेर में पाई जाती है और अजमेर में से अजमेरा या रेंडा नाम से भी प्रसिद्ध है। तो गिर नस्ल कहाँ पे है? अजमेर में। यदि आपका 2 मिलान होगा, ए का 2 और बी का 4, ए का 2 बी का 4, तो यहाँ पे ये ऑप्शन कट गया, ये ऑप्शन कट गया, 2 ऑप्शन यहाँ पे बच चुके हैं। अब यहाँ पे काकरेज और थारपारकर, इनके बारे में भी आपको यहाँ पे बताना है। तो जो काकरेज फसल है सबसे भारी नस्ल मानी जाती है। तो राजस्थान की सबसे भारी नस्ल है जो काकरेज है। और थारपारकर सर्वाधिक रोग क्षमता वाली जो नस्ल है वो यहाँ पे रोग क्षमता यानी प्रतिरोधकता इसकी सबसे ज़्यादा है थारपारकर की। तो डी का हो चुका है 3, तो ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है यहाँ पे कृषि जलवायु खंडों को उनकी विशेषताओं के आधार पर निम्नलिखित कथनों का विश्लेषण कीजिए। अब उनकी क्या क्या विशेषताएं हैं, आप इनको कथन 1, 2, 3, 4 इनके बारे में बताना है। और यहाँ पे पूछ रखा है कि कथन सत्य हैं, यानी कितने कथन यहाँ पे सत्य हैं, केवल 1 सही है, केवल 2 सही है, या फिर कौन से कथन यहाँ पे सही हैं। तो यहाँ पे पहला स्टेटमेंट है कि शुष्क पश्चिमी मैदान 1A का कृषि अनुसंधान केंद्र जोधपुर में स्थित है। अब देखिए जो कृषि अनुसंधान केंद्र है वो जयपुर में स्थित है। अब जो 1A का है उसके बारे में मुझे नहीं पता है, तो इसके बारे में मैं नहीं बता सकता, लेकिन कृषि अनुसंधान केंद्र है वो दुर्गापुरा जयपुर में स्थित है। और पश्चिमी शुष्क मैदान यहाँ पे कहाँ स्थित है, वो यहाँ पे सही बात है, वो पश्चिमी शुष्क मैदान के अंतर्गत 1A आता है। 1B के अंतर्गत कौन आता है? 1B के अंतर्गत सिंचित मैदानी क्षेत्र और यहाँ पे हनुमानगढ़ और गंगानगर जैसे ज़िले आते हैं। तो 4th ऑप्शन सही है। पहले के बारे में मेरे भी कन्फ्यूज़न है कि जो 1A का कृषि अनुसंधान क्षेत्र है उसके बारे में अभी देख के बताता हूँ। तो यहाँ पे पहला स्टेटमेंट है कि शुष्क पश्चिमी मैदान क्षेत्र 1A का कृषि अनुसंधान केंद्र मंडोल जोधपुर में स्थित है। बिल्कुल सही बात है। देखिए यदि आपसे केवल ये पूछे थे राजस्थान में कृषि अनुसंधान क्षेत्र कहाँ स्थित है, वो केवल यहाँ पे दुर्गापुरा जयपुर में स्थित है। जबकि यहाँ पे जो 1A यहाँ पे 10 यहाँ पे जलवायु खंडों में बांटा गया है जो कृषि है उसको, तो उसमें जो शुष्क पश्चिमी मैदानी है उसको 1A में बांटा गया है। और सही बात है पश्चिम का मैदानी भाग है। इसका जो केंद्र है वो जोधपुर मंडोर में स्थित है। पहले स्टेटमेंट सही है। दूसरा है अति शुष्क पश्चिमी आंशिक सिंचित क्षेत्र 1C में जलोढ़ मृदा पाई जाती है। ये पहले बता देगा पश्चिमी भाग में कोई भी जलोढ़ मृदा नहीं है, वहाँ पे रेतीली मृदा है सबसे ज़्यादा। तो वहाँ पे जो 1C क्षेत्र है उसमें इसको अति शुष्क को बांटा गया है, लेकिन वहाँ पे जलोढ़ मृदा नहीं है, वहाँ पे रेतीली मृदा है। तो दूसरा यहाँ पे स्टेटमेंट गलत है। बाजरा, गवार, मोठ यहाँ पे 1C क्षेत्र में पाए जाते हैं और खंड की प्रमुख खरीफ की फसल है। बिल्कुल सही बात है। 1C की जो प्रमुख फसलें हैं बाजरा, गवार, मोठ है और यहाँ खरीफ की फसल है। नेक्स्ट है हनुमानगढ़, गंगानगर सिंचित मैदानी उत्तर पश्चिमी क्षेत्र 1B के अंतर्गत आते हैं। 1B के अंतर्गत क्या आता है? सिंचित मैदानी उत्तर पश्चिमी क्षेत्र है, यानी गंगानगर और हनुमानगढ़ जिले वाला वो आता है। तो ये आंसर भी बिल्कुल सही है। यहाँ पे कथन 2 गलत है। तो यहाँ पे क्या पूछ रहा है, उपरोक्त में से कौन सा कथन सत्य है? तो यहाँ पे इसको देख लेते हैं। यहाँ पे दे रखा है, अब यहाँ पे केवल 1, केवल 2 ऐसे दे रखा है, लेकिन यहाँ पे क्या पूछना चाहिए था, असत्य कथन कौन सा है? तो यहाँ पे कि कथन 2 नाम का है वो केवल 2 यहाँ पे असत्य कथन है। नेक्स्ट है यहाँ पे राजस्थान में भारत का कुल सतही जल का लगभग कितना प्रतिशत भाग पाया जाता है? यानी राजस्थान भारत है उसमें यहाँ पे पूरा 100% जल है, तो इसका कितना भाग राजस्थान में सतही जल पाया जाता है? तो इसका एक छोटा सा भाग यानी 1.16% भाग है जो राजस्थान में पाया जाता है। इसका किसका? कुल सतही जल का भाग। नेक्स्ट है IGNP के बारे में कुछ यहाँ पे स्टेटमेंट दे रखी हैं, इसके बारे में आपको बात बतानी है। देखिए
आईजीएनपी में कुल 9 मुख्य शाखाएं हैं, बिल्कुल सही बात है। आईजीएनपी में 9 मुख्य शाखाएं हैं, 8 शाखाएं हैं जो दाईं ओर से निकलती है और 1 शाखा बाईं ओर से निकलती है। राउतसर शाखा नहर के दाईं ओर से निकलती है एकमात्र, ये गलत बात है। ये जो राउतसर शाखा है वो बाईं ओर से निकलती है, एकमात्र शाखा है, जबकि 8 शाखाएं यहाँ पे कहाँ से निकलती हैं, दाईं ओर से निकलती हैं। दाईं ओर से 8 शाखाएं और बाईं ओर से 1 शाखा, कौन सी, राउतसर शाखा। तो दूसरा गलत है, पहला सही है। तो असत्य के बारे में पूछा था, इसका राइट आंसर बी होगा। और आगे बता देता हूँ, अनूपगढ़ शाखा गंगानगर और बीकानेर को लाभान्वित करती है, ये बात भी बिल्कुल सही है। सागरमल गोपा शाखा है वो जैसलमेर में स्थित है, ये बात भी सही है। तो इसका राइट आंसर बी होगा। नेक्स्ट है, राजस्थान में सिंचाई की परियोजना है, उनके बारे में असत्य कथन के बारे में आपको बताना है। उस परियोजना के आगे संबंधित स्थान दे रखा है और आपको ये बताना है कि कौन सा यहाँ पे गलत दे रखा है। पहला है चोली परियोजना, कहाँ पे स्थित है, झालावाड़ जिले चोली नदी पर स्थित है, बिल्कुल सही बात है। जो चोली परियोजना है चोली नदी पर और झालावाड़ जिले में स्थित है। बागेरी का नाका कहाँ पे है, राजसमंद जिले में और बनास नदी पर स्थित है, कौन सा, बागेरी का नाका। नेक्स्ट है, पांचना बांध चंबल नदी करौली में, ये एक बात गलत है। जो पांचना बांध है करौली में स्थित है, ये बात तो सही है, लेकिन चंबल नदी पर नहीं है। यह गंभीरी की सहायक 5 नदियों पर बना हुआ है। कौन कौन सी सहायक नदी हैं, भद्रावती, भैंसावाटा, माची, अटा और बड़खेड़ा। भैंसावाटा, भद्रावती, माची, अटा और बड़खेड़ा, ये जो 5 नदियाँ हैं उस पर पांचना बांध बना हुआ है। गंभीरी की सहायक नदी हैं ये सारी की सारी, तो ये स्टेटमेंट गलत हो चुका है। नेक्स्ट है, नारायण सागर बांध खारी नदी पर ब्यावर में बना हुआ है, तो यहाँ पे सी इसका राइट आंसर होगा। सत्य के बारे में पूछा तो सी सत्य है। नेक्स्ट है, राजस्थान के खनिज से संबंधित यहाँ पे कथन दिए गए हैं और क्या पूछ रहा है, असत्य कथन के बारे में आपको यहाँ पे बताना है। पहला है, राजस्थान में मैग्नीज का सर्वाधिक भंडार बांसवाड़ा में है, बिल्कुल सही बात है। बांसवाड़ा की कौन कौन सी मैग्नीज की खानें हैं, लीलावाणी, नरडिया, कालाखूट, ये सारी की सारी कौन सी हैं, बांसवाड़ा में यहाँ पे मैग्नीज की खानें हैं। सबसे ज़्यादा मैग्नीज बांसवाड़ा में है, लीलावाणी, नरडिया और कालाखूट। नहीं, नाम को ध्यान रखना है, ये 3 खाने बताइए, मिलान करा के पूछ सकता है इनका। नेक्स्ट है, चांदी का सर्वाधिक उत्पादन उदयपुर जिले में होता है, ये बात बिल्कुल सही है। चांदी जावर उदयपुर से सबसे ज़्यादा निकलती है। तीसरा है, टंगस्टन का सर्वाधिक जो भंडार है वो नागौर जिले में स्थित है, ये भी बात बिल्कुल सही है। जो भंडारण है टंगस्टन का वो डेगाना भाकरी क्षेत्र है, वो सबसे ज़्यादा यहाँ पे विश्व प्रसिद्ध खाने हैं टंगस्टन की। तो पहला, दूसरा, तीसरा स्टेटमेंट सही है। चौथा है, सोने का सर्वाधिक भंडार अलवर। देखो अलवर में भंडार तो है लेकिन सर्वाधिक भंडार नहीं है। सर्वाधिक भंडार यहाँ पे बांसवाड़ा, जो यहाँ पे जो बांसवाड़ा क्षेत्र है उसमें पाया जाता है। आनंदपुरा, भूकिया, जगतपुरा भूकिया नाम के जो यहाँ पे क्षेत्र हैं यानी खाने हैं वो सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध हैं, किसके लिए, सोने के लिए। तो ये डी स्टेटमेंट यहाँ पे गलत हो चुका है और आंसर भी डी होगा। असत्य के बारे में पूछा है। नेक्स्ट है, राजस्थान की जनगणना से संबंधित कुछ आंकड़े पूछ रहा है कि यहाँ पे सर्वाधिक लिंगानुपात कौन से जिले में है, तो आपको बताना है कि कौन सा जिलों का सर्वाधिक लिंगानुपात है। लिंगानुपात के बारे में मैं आपको बता दूं, 1000 स्त्रियों पर कितने पुरुष मौजूद हैं, 1000 पुरुषों पर कितनी स्त्रियां मौजूद हैं, वो इसका लिंगानुपात कहलाता है। 1000 पुरुषों पर कितनी महिलाएं हैं वो यहाँ पे लिंगानुपात कहलाता है। जो राजस्थान का लिंगानुपात है 928 राजस्थान का लिंगानुपात है, ध्यान रखना, पूछा जा सकता है 928। और यहाँ पे सबसे ज़्यादा लिंगानुपात कौन से जिले का, डूंगरपुर जिले का 994 लिंगानुपात है, राजसमंद का 990 लिंगानुपात है, पाली का 987 है और प्रतापगढ़ का आपको यहाँ पे 983 मिलेगा। तो इस सब को मत ध्यान रखना, केवल यहाँ पे डूंगरपुर और राजसमंद का ध्यान रखना है। 994 डूंगरपुर का है, राजसमंद का 990 है और क्रम आपको याद रखना है, सबसे ज़्यादा डूंगरपुर का, उसके बाद में यहाँ पे राजसमंद का 990, पाली का 987, प्रतापगढ़ का 983। तो आप क्रम जरूर ध्यान रखिएगा और डूंगरपुर पाली का भी ध्यान रखिएगा। राजस्थान का 928 है, आपको बता ही दिया है। नेक्स्ट है, भील जनजाति को कर्नल जेम्स टोड ने क्या कहा है। देखिए यहाँ पे ये स्टेटमेंट दे रखे हैं और किसी के बारे में पूछ सकता कोई भी स्टेटमेंट देकर। अब यहाँ पे पहला ही कर्नल जेम्स टोड ने भीलों को क्या कहा है, सब जगह पढ़ाए रखे हैं। भीलों को वन पुत्र कहा है, किसने, कर्नल जेम्स टोड ने। लेकिन एक बात बता दूं, यहाँ पे ये जो निषाद और तीरंदाज है वो भी किसी ने बोला है। तो निषाद किसने बोला है, आपको ध्यान में रखना ही होगा इन चीज़ों को। यदि यहाँ पे क्या बोल दे, टफ क्वेश्चन बनाए तो बना देगा कि
रॉबर्ट ने क्या बोला है, जो रॉबर्ट नाम का यहाँ पे अंग्रेज था, उन्होंने यहाँ पे भीलों को क्या बोला है, तो निषाद बोला है। रॉबर्ट नाम के यहाँ पे अंग्रेज ने क्या बोला था, भीलों को निषाद बोला था। और जबकि यहाँ पे जो फिलाइट है उसका उपयोग किया था टोलमी ने। किसमें? टोलमी। अब यहाँ पे कर्नल जेम्स टोड ना देके टोलमी पूछ ले कि टोलमी ने यहाँ पे भीलों को क्या, भील जनजाति को क्या कहा है, उनको बोला है फिलाइट बोला है। फिलाइट का हिंदी अर्थ होता है तीरंदाज, तो टोलमी ने इन्हें क्या बोला है, तीरंदाज, और रॉबर्ट ने निषाद बोला है। मरु विकास कार्यक्रम के बारे में कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं। मरु विकास कार्यक्रम को शॉर्ट में बोलते हैं डीपीपी, और इनका आपको बताना है कौन सा सही है कौन सा गलत है। तो यहाँ पे पहला है 1977-78 में शुरू हुआ राष्ट्रीय कृषि आयोग की सिफारिश पर। बिल्कुल सही बात है, 1977-78 में मरु विकास कार्यक्रम शुरू हुआ राष्ट्रीय कृषि आयोग की सिफारिश पर। दूसरा है वर्तमान में इस योजना का वित्तीय भार केंद्र सरकार उठाती है पूर्णतः। यह बात बिल्कुल गलत है। शुरुआत में केंद्र सरकार इसका पूरा भार उठाती थी, लेकिन इस योजना को वर्तमान में 75% तो केंद्र सरकार इसका वहन करती है और 25% राज्य सरकार इसका वहन करती है। 75-25 का आंकड़े से इसका वहन किया जाता है। नेक्स्ट है वर्ष 1946 में राजस्थान के 16 जिलों के 85 विकास खंडों में संचालित हुआ। ये बात बिल्कुल सही है। एक स्टेटमेंट और पूछ सकता है, यह शुरुआत में 11 जिलों में चलाया गया, बाद में 1994 से 96 के मध्य इसे बढ़ाकर 16 जिलों में कर दिया गया। तो यहाँ पहला और तीसरा सही है, दूसरा यहाँ पे गलत है। तो क्या पूछ रहा है, कौन सा कथन सत्य है, तो यहाँ पे पहला और तीसरा कथन सही है। नेक्स्ट है यहाँ पे जालोर जिले के प्रसिद्ध साके। अब देखिए जालोर जिलों में जो साका हुआ वो कब हुआ, यहाँ पे आप देख सकते हैं 1311 से 1312, यानी 1311 लिखा हुआ मिलेगा या 1312 लिखा हुआ मिलेगा आपको एग्जाम में। जालोर जिले का साका कब हुआ, 1311 या 1312 में। अब उस समय आक्रमण किसने किया, अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया। और उस समय शासक कौन था, ये बात पूछ रहा है। उस समय शासक थे कानड़देव सोनगरा। कानड़देव सोनगरा उस समय शासक थे और उनके पुत्र वीरमदेव यहाँ पे शहीद हो चुके थे, यानी उन्होंने अपना बलिदान दिया किसमें, इस साके में। जालोर का साका 1311 या 1312 देगा, डेट कोई भी दे सकता है या फिर 1311-12 भी दे दे। उस समय किस किस के मध्य युद्ध हुआ, अलाउद्दीन खिलजी और कानड़देव सोनगरा के मध्य। नेक्स्ट है यहाँ पे विदेशी आक्रमण कालों का कालक्रम आपको बताना है। अब देखिए इनके आप सन तो याद नहीं रख सकते, क्योंकि मैं आपको बता दूं यदि आप यहाँ पे राजस्थान के एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो ये लगभग देखिए यहाँ पे सोमनाथ मंदिर की लूट कब की है, आप रिलेट कर सकता है। आप इस क्वेश्चन को ऐसे नहीं बोलते आउट ऑफ सिलेबस है। जब सोमनाथ मंदिर की लूट हुई तो महमूद गजनवी यहाँ से भाग रहा था, तब क्या हुआ था, गोगा जी के साथ इनकी लड़ाई हुई, तब आप इसको जान सकते हो। तो यहाँ पे सोमनाथ मंदिर की लूट कब हुई, 1025 में इनकी 1025 ईस्वी में महमूद गजनवी ने सोमनाथ मंदिर से लूट की। दूसरा है तराइन का युद्ध। तराइन का युद्ध के बारे में आपको पता ही होगा, पृथ्वीराज चौहान के बारे में है तराइन का युद्ध। पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के मध्य 1192 ईस्वी में क्या हुआ, तराइन का युद्ध हुआ। अब दो को आपको पता चल गया है कि 1025 में है, 1192 में ये है। इसके बाद जस्ट ये आएगा, इन चार के बाद दो आएगा, तो चार के बाद दो, चार के बाद दो, ये ऑप्शन यहाँ पे कट चुका है। ये देखिए 4 के बाद 2 आ चुका है। अब आपको ये पता होना चाहिए कि पहले तैमूर लंग आया या फिर चंगेज खान आया। तो चंगेज खान पहले आया था, ध्यान रखिएगा। चंगेज खान एक बहुत जो मंगोल आक्रमणकारी था, वो क्रूर आक्रमणकारी था। तैमूर लंग भी क्रूर था, लेकिन चंगेज खान उससे भी ज़्यादा क्रूर था। तो चंगेज खान पहले आ चुका था। 1221 में यह चंगेज खान यहाँ पे आक्रमण करता है और उसके बाद में तैमूर लंग यहाँ पे 1398 में दिल्ली पर आक्रमण करता है। तो क्या हुआ, सबसे पहले 4 महमूद गजनवी सोमनाथ मंदिर लूटता है, उसके बाद तराइन का युद्ध होता है। 4 के बाद में क्या आ गए, 2, 4 के बाद में 2, तो ये 2 ऑप्शन गलत हो चुके हैं। उसके बाद में आता है 1 यानी चंगेज खान, और उसके बाद में आता है तैमूर लंग। इसका राइट आंसर होगा ए। टिपिकल क्वेश्चन है, टफ क्वेश्चन है, मानता हूँ इस बात को, एलडीसी के हिसाब से बहुत ज़्यादा टफ क्वेश्चन है। नेक्स्ट है राजस्थान में जो महाराणा कुंभा है उनके बारे में यहाँ पे स्टेटमेंट दे रखे हैं, और उन्होंने जो विजय स्तंभ बनाया उसके बारे में यहाँ पे स्टेटमेंट है। कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पे असत्य है, गलत कथन के बारे में आपको बताना है। पहला है जो इसका निर्माण 1437 ईस्वी में हुआ, बिल्कुल सही बात है। सारंगपुर युद्ध के जो विजय हुआ था, कौन, महाराणा कुंभा जी विजय हुए, उसमें इस जो स्तंभ है उसको बनाया गया है। कौन से स्तंभ को, विजय स्तंभ को। अब जो सारंगपुर युद्ध हुआ यह पूछ सकता है किस किस के मध्य हुआ, महमूद शाह खिलजी और यहाँ पे महाराणा कुंभा के मध्य
क्या हुआ, सारंगपुर का युद्ध हुआ सुल्तान महमूद शाह खिलजी और किसके मध्य, महाराणा कुंभा के मध्य। मैं 2 बार क्यों बोलता हूँ, इन बातों को, इंपॉर्टेंट होती है तभी इनको बातों को 2 बार बोलता हूँ, इसलिए आपको इनको ध्यान में रखना है। इनके जो वास्तुकार थे या शिल्पी बोल लो, जेता, उनके पुत्र नापा, पोमा और पूंजा थे। ये बात भी बिल्कुल सही है, पहला भी सही है। तीसरा है यह भगवान शिव को समर्पित है, ये बात बिल्कुल गलत होती है। जो विजय स्तंभ है भगवान विष्णु को समर्पित है, इसमें भारतीय मूर्तिकला का विश्वकोश है, ये तो बात सही है, विश्वकोश है, लेकिन यह भगवान शिव को समर्पित ना होकर भगवान विष्णु को समर्पित है, तो सी यहाँ पे गलत है। नेक्स्ट है 120 फीट ऊंची है और 9 मंजिला इमारत है, बिल्कुल सही बात है, तो इसका राइट आंसर होगा सी। तो यहाँ पे ऐसे कथन के बारे में पूछा है तो सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है आज़ाद मोर्चा है, उसके बारे में यहाँ पे पूछा गया है कि आज़ाद मोर्चा का गठन कब हुआ, किसने गठन किया, तो असत्य कथन के बारे में आपको इनको बताना है। तो इसका गठन 1442 ईस्वी में जयपुर प्रजामंडल के भारत छोड़ो आंदोलन से अलग निर्णय के विरोध में हुआ। अब मैं आपको बारे में आज़ाद मोर्चा के बारे में कुछ चीज़ें आपको बता ही देता हूँ। आज़ाद मोर्चा क्यों बना, देखिए, जब यहाँ पे भारत छोड़ो आंदोलन चल रहा था तो जयपुर प्रजामंडल ने भारत छोड़ो आंदोलन में हिस्सा नहीं लिया। क्यों हिस्सा नहीं लिया कि 1442 में जेंटलमैन एग्रीमेंट हुआ। जेंटलमैन एग्रीमेंट किस किस के मध्य हुआ, ध्यान में रखना है आपको, पूछा जा सकता है। मिर्जा इस्माइल और हीरालाल शास्त्री के मध्य जेंटलमैन एग्रीमेंट हुआ। उस एग्रीमेंट में क्या बोला गया कि जयपुर प्रजामंडल भारत छोड़ो आंदोलन में भाग नहीं लेगा। तो इसके लिए जो यहाँ पे जयपुर प्रजामंडल के कुछ संस्थापक या कुछ सदस्य थे वो विरोध करने लगे कि जयपुर प्रजामंडल भारत छोड़ो आंदोलन में हिस्सा लेगा। तो क्या हुआ, हिस्सा नहीं लिया लास्ट में उन्होंने, तो इन्होंने एक अलग संगठन बना दिया, आज़ाद मोर्चा नाम का संगठन बना दिया। किसने, जयपुर प्रजामंडल वालों ने। जब आज़ाद मोर्चा संगठन बना दिया तो इसका जो सदस्य था या फिर जो संस्थापक थे कौन कौन थे, यहाँ पे दे रखा है, बाबा हरिश्चंद्र, रामकरण जोशी और दौलतमल भंडारी इसके संस्थापक सदस्य थे। यानी इन्होंने इसकी नींव रख दी, किसकी, आज़ाद मोर्चे की। कब रख दी, यहाँ पे 1942 में। नेक्स्ट है 1945 में पंडित जवाहरलाल नेहरू की सलाह पर इसका विलय पुनः जयपुर प्रजामंडल में कर दिया गया। बिल्कुल सही बात है। जब यहाँ पे पंडित जवाहरलाल नेहरू ने हस्तक्षेप किया, उन्होंने सलाह दी कि जो आज़ाद मोर्चा है उसका विलय जयपुर प्रजामंडल में कर दो ताकि संगठन में शक्ति बनी रहे, इसलिए वापस से इनका विलय 1945 में कर दिया गया। तो सभी स्टेटमेंट सही हैं, तो इसका राइट आंसर है उपयुक्त सभी सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जोधपुर महाराजा से संबंधित है। यहाँ पे उनके प्रतिनिधि सभा सलाहकार के बारे में कुछ क्वेश्चन है और यहाँ पे आपको इनको बताना है। तो क्वेश्चन है 1941 में जोधपुर महाराजा द्वारा घोषित प्रतिनिधि सलाहकार सभा के संदर्भ में कथनों पर विचार कीजिए। अब क्वेश्चन क्या बन रहा है, सीधा क्वेश्चन में एक क्वेश्चन बन रहा है, प्रतिनिधि सलाहकार सभा जोधपुर महाराजा ने बनाई, कब बनाई, 1941 में। अब यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट दे रखे हैं। इस सभा में कुल 64 सदस्य थे, प्रतिनिधि सलाहकार सभा में 64 सदस्य थे, जिसमें से 41 निर्वाचित किए गए और 23 मनोनीत किए गए। बिल्कुल सही बात है, 64 सदस्य थे, 41 निर्वाचित, 23 मनोनीत थे। दूसरा है मारवाड़ लोक परिषद ने इस सभा के विधान का समर्थन किया और चुनाव में बढ़ चढ़कर भाग लिया। ये यहाँ पे गलत हो चुका है। जो मारवाड़ लोक परिषद है उसकी अनबन थी किसके साथ में, प्रतिनिधि सलाहकार सभा और मारवाड़ लोक परिषद की कभी नहीं बनती थी, इसलिए यहाँ पे मारवाड़ लोक परिषद ने विधानसभा का इसका जो विधानसभा बनी उसका समर्थन नहीं किया, विरोध किया और चुनावों का भी बहिष्कार कर दिया। तो दूसरा स्टेटमेंट गलत है, पहला सही है। तीसरा क्या है, 15 जनवरी 1942 को जब सभा का उद्घाटन हुआ तो नगर पालिका अध्यक्ष जयनारायण व्यास को आमंत्रित नहीं किया गया। ये बात भी बिल्कुल सही है। जब इसका उद्घाटन किया गया तो नगर पालिका अध्यक्ष कौन थे, जयनारायण व्यास थे, तो उनको भी यहाँ पे नहीं बुलाया गया। तो ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है। तो पहला और तीसरा सही है। तो क्या पूछ रहा है, सत्य कथन कौन से हैं, केवल 1 व 3 इसके सही आंसर है। नेक्स्ट है आंगीबाण समाचार पत्र, कौन सा कथन सत्य है आंगीबाण समाचार पत्र के बारे में। तो मैं आपको बात बता दूं, आंगीबाण नाम का समाचार पत्र है, राजस्थानी भाषा का प्रथम राजनीतिक समाचार पत्र है, ध्यान रखिएगा। और इसका संपादक किसने किया था, जयनारायण व्यास द्वारा इस जो महत्वपूर्ण समाचार पत्र है वो संपादित किया गया। मारवाड़ की जनता में राजनीतिक चेतना को जागृत करने के लिए इस समाचार पत्र को प्रकाशित किया गया। तो आंगीबाण का ये सी राइट आंसर है। यह राजस्थानी भाषा का प्रथम राजनीतिक समाचार पत्र है। मारवाड़ लोगों में
में जो मारवाड़ के लोग हैं उनमें जन जागृति के लिए इसको, या राजनीतिक चेतना के लिए इसको क्या किया गया, निकाला गया। हमीर रासो महाकाव्य की रचना किस बोली में हुई है? अब देखिए, सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि जो हमीर रासो है वो किसने लिखा है। हमीर रासो जोधराज द्वारा लिखा गया। एग्जाम में पूछा जा सकता है मिलान करवाने में। जोधराज, जो हमीर रासो है कवि जोधराज द्वारा लिखा गया है और अहीरवाटी बोली में इसको लिखा गया है। अहीरवाटी बोली में इसको लिखा गया है हमीर रासो को। नेक्स्ट है, मेवाती बोली के संदर्भ में कुछ कथन दिए गए हैं और आपको इनको बताना है। पहला है, यह केवल हरियाणा के गुड़गांव जिले में बोली जाती है। अब यहाँ पे सत्य कथन के बारे में, केवल वाले 90-95% हमेशा गलत होते हैं, तो पहला ही यहाँ पे गलत हो गया। यह हरियाणा के गुड़गांव में नहीं, हरियाणा के मेवात में, अलवर में, भरतपुर में मेवाती बोली जाती है। दूसरा, यह पश्चिमी हिंदी और राजस्थानी के मध्य सेतु का काम करती है। बिल्कुल सही बात है। जो यहाँ पे भारत है, ये आप यहाँ पे समझ सकते हो, भारत में राजस्थान का जो पश्चिमी हिस्सा है वो, और जो हिंदी है, हिंदी के मध्य यहाँ पे सेतु का काम कौन करती है? यहाँ पे मेवाती बोली करती है। तो 20 का राइट आंसर है। दूसरा है, संत दादू दयाल ने इस बोली में उपदेश दिए। ये यहाँ पे गलत हो चुका है। जो यहाँ पे मेवाती बोली में संत दादू दयाल ने उपदेश नहीं दिए थे, लालदास जी और चरणदास जी हैं, इन्होंने किस में, मेवाती बोली में उपदेश दिए। तो यहाँ पे होगा लालदास जी और चरणदास जी ने इन्होंने क्या दिए? मेवाती बोली में उपदेश दिए। यह दक्षिणी राजस्थान की मुख्य बोली है। गलत बात, दक्षिणी राजस्थान की मुख्य बोली वागड़ी है, तो वागड़ में ये बोली जाती है। तो डी इसका राइट आंसर भी नहीं है, डी भी गलत है। तो इसका राइट आंसर होगा बी, केवल बी ही सही है। नेक्स्ट है यहाँ पे, महाराजा मान सिंह जोधपुर। देखो, अब यहाँ पे एक महत्वपूर्ण और टफ क्वेश्चन है। टफ क्वेश्चन क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि जो महाराजा मान सिंह है, कौन से, जोधपुर वाले महाराजा मान सिंह है, उन्होंने कुछ कवियों को अपने यहाँ पे आश्रय दिया। कौन कौन से कवि हैं जिनको आश्रय दिया? कवि संबुदत हैं, सेवक दौलत राम है, कवि बांकीदास है और व्यास ताराचंद है। इन्होंने क्या दिया? इनको यहाँ पे शरण दी। अब जो सवाई राजा मान सिंह है, उन्होंने नाथ संप्रदाय को बढ़ावा दिया, इसलिए यहाँ पे क्या हुआ, नाथ परंपरा के अनुयायी हैं सबसे ज़्यादा। तो यहाँ पे नाथ संप्रदाय के बारे में सबसे ज़्यादा पुस्तकें लिखी गई हैं राजा मान सिंह के काल में, इनके कवियों द्वारा। तो क्या पूछ रहा है? असत्य कथन के बारे में आपको बताना है, कौन सा मेल नहीं खाता है। पहला है, कवि संबुदत द्वारा नाथ चंद्रोदय लिखी गई है। बिल्कुल सही बात है, कवि संबुदत द्वारा नाथ चंद्रोदय लिखी गई है। दूसरा है, सेवक दौलत राम ने जालंधर गुण रूपक नाम की पुस्तक लिखी है। बिल्कुल सही बात है। तीसरा है, कवि बाकीदास ने मान सिंह जस रूपक, ये बात गलत है। तो कवि बाकीदास है, उन्होंने कौन सी पुस्तक लिखी है? नाथ स्तुति। जो नाथ स्तुति है, नाथ स्तुति नाम की पुस्तक है, कवि बांकीदास द्वारा लिखी गई है। जो मान सिंह जस रूपक, वह वागीराम द्वारा लिखी गई है। सेवक वागीराम गाडूराम द्वारा इस पुस्तक को लिखा गया। मान सिंह जस रूपक सेवक वागीराम गाडूराम द्वारा लिखा गया है। कवि बांकीदास ने नाथ स्तुति लिखी है। तो यहाँ पे सी ही सत्य होगा। नेक्स्ट है, व्यास ताराचंद ने क्या लिखी है? नाथ प्रकाशिका। किसने लिखी है? सॉरी, नाथानंद प्रकाशिका है, वो व्यास ताराचंद द्वारा लिखी गई है। नेक्स्ट है, यहाँ पे एक स्टेटमेंट दे रखा है कि वंश भास्कर के रचयिता कौन है? सभी को पता है, वंश भास्कर के रचयिता है सूर्यमल मिश्रण। और उनका श्रेय किसे दिया जाता है? सूर्यमल मिश्रण है जो यहाँ पे वंश भास्कर के रचयिता हैं। सूर्यमल मिश्रण कहाँ के दरबारी कवि थे? बूंदी के दरबारी कवि थे, ध्यान रखना है। जो महाराजा राम सिंह है उसके दरबारी कवि सूर्यमल मिश्रण थे, इनकी मृत्यु हो गई थी। उसके बाद में वंश भास्कर को इनके दत्तक पुत्र मुरारीदान ने क्या किया है? पूर्ण किया है वंश भास्कर में। इसमें बूंदी राज्य का विस्तृत इतिहास का वर्णन मिलता है, किसमें? वंश भास्कर में। नेक्स्ट है, यूनेस्को की विश्व विरासत सूची के बारे में कौन सा लोक नृत्य है उसको शामिल किया गया है? देखिए, जो यहाँ पे स्नेक चार्मर डांस है उसको यहाँ पे इस लोक नृत्य में शामिल किया गया है, राजस्थान का। ध्यान रखिएगा, कभी कभार कालबेलिया लोक नृत्य नहीं आएगा। यहाँ पे राइट आंसर है कालबेलिया लोक नृत्य। जो कालबेलियों का लोक नृत्य है, प्रसिद्ध नृत्यांगना है गुलाबो। इसकी जो प्रसिद्ध नृत्यांगना है गुलाबोबाई, जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस लोक नृत्य को फेमस किया है। जो कालबेलिया लोक नृत्य का इंग्लिश नाम है स्नेक चार्मर डांस। अब एग्जाम टफ क्वेश्चन बनाएगा तो इसको हटा के स्नेक चार्मर डांस दे देगा और आप सब लोग यहाँ पे धराशायी हो जाओगे।
चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन है जो शेखावाटी और चिड़ावा की ख्याल है उसका प्रसिद्ध कलाकार कौन है। देखिए शेखावाटी में जो यहाँ पे शेखावाटी और चिड़ावा नाम के जो ख्याल है उसके सबसे प्रसिद्ध कलाकार हैं दुलिया राणा और नाथूलाल। तो इसका राइट आंसर होगा सी, नाथूलाल और दुलिया राणा जो यहाँ पे शेखावाटी और चिड़ावा ख्याल है इनके सबसे प्रसिद्ध कलाकार हैं। नेक्स्ट है संत सुंदरदास जी के बारे में यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट दी गई हैं, इनके बारे में आपको बताना है कौन सा सही है कौन सा गलत है। तो पहला है इनका जन्म खंडेलवाल वैश्य परिवार में हुआ, बिल्कुल सही बात है। जो संत सुंदरदास जी हैं उनका जो जन्म हुआ है दौसा के खंडेलवाल वैश्य परिवार में हुआ। संत दादा दयाल जी के प्रमुख शिष्य थे। यहाँ पे गलत है, यहाँ पे दादा नहीं संत दादू दयाल जी के शिष्य थे। तो यहाँ पे मिसप्रिंट हो सकती है, मानता हूँ इसको दादू होगा या दादा होगा। तो यदि यहाँ पे दादा है तो यहाँ पे ये स्टेटमेंट गलत है। यदि यहाँ पे दादू लिखा हुआ है, देखो एग्जाम में आपको इंग्लिश को जरूर चेक करना है, वहाँ पे इंग्लिश सही है तो हिंदी में मिसप्रिंट है तो इंग्लिश को ही माना जाएगा। यह संत दादू दयाल जी के शिष्य थे, ये इस बात को आपको ध्यान में रखना है। इन्हें हिंदी साहित्य का शंकराचार्य कहा जाता है। संत सुंदरदास जी को हिंदी साहित्य का शंकराचार्य कहा जाता है, ये स्टेटमेंट भी सही है। नेक्स्ट है सुंदर विलास और ज्ञान समुद्रम, इनकी प्रमुख रचनाएं हैं किनकी, संत सुंदरदास जी की सुंदर विलास और ज्ञान समुद्र नाम की रचनाएं इनकी प्रसिद्ध काव्य रचनाएं हैं। तो ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है। यदि दूसरा स्टेटमेंट दादू दयाल लिखा हुआ है तो चारों स्टेटमेंट सही हैं। यदि दूसरा स्टेटमेंट दाद दयाल लिखा है तो ये केवल 3 यहाँ पे सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लोक देवता में कुछ कथन दिए गए हैं, आपको इनको असत्य के बारे में बताना है कि कौन सा कथन यहाँ पे असत्य है। पहला है तेजा जी का जन्म खड़लाल नागौर गांव में हुआ, बिल्कुल सही बात है, जो जाट परिवार में हुआ और इन्हें नागवंशीय जाट परिवार में हुआ। जो यहाँ पे दोड़िया गोत्र है उनमें इनका जन्म हुआ तेजा जी का। दूसरा है तेजा जी को काला बाला का देवता कहा जाता है, बिल्कुल सही बात है। गायों का मुक्तिदाता है कौन, तेजा जी महाराज। नेक्स्ट है तेजा जी का विशाल मेला भाद्रपद शुक्ल दशमी को परबतसर नागौर में भरता है। जो तेजा दशमी बोली जाती है या फिर भाद्रपद शुक्ल दशमी बोल लो आप उसे, परबतसर नागौर में इनका मेला भरता है। नेक्स्ट है तेजा जी के थान पर सर्पदंश का इलाज किया जाता है और उनके भोपों को किरणधारी नहीं, उनके भोपों को क्या बोला जाता है, उन भोपों को घोड़ला बोला जाता है, किरणधारी ना होके यहाँ पे होगा घोड़ला। जो यहाँ पे तेजा जी के यहाँ पे जो भोपे होते हैं उन्हें घोड़ला बोला जाता है, ध्यान रखिएगा। तो इसका राइट आंसर डी होगा, तो डी यहाँ पे गलत है। वह लोक देवी कौन है जिसके मंदिर के पास जोगी तालाब है जिसे हर्ष की बहन कहा जाता है। अब देखिए ये बिल्कुल आसान क्वेश्चन हो चुका है। यदि वो पूछता है कि ऐसी कौन सी देवी है जिसके मंदिर के पास जोगी तालाब है तो टफ क्वेश्चन हो जाता। अब उसने बोल दिया हर्ष की बहन है, केवल एक ही माता है, माता जीण माता, वो यहाँ पे हर्ष की बहन है और यहाँ पे सीकर रेवासा में इनका मंदिर स्थित है। नेक्स्ट है राजस्थान की सबसे बड़ी सूती वस्त्र मिल कौन सी है जो सर्वाधिक उत्पादन के लिए जानी जाती है। अब देखिए राजस्थान की पहली जो मिल है वो आप सभी को पता है, द कृष्णा मिल लिमिटेड, कहाँ पे है, ब्यावर में। द कृष्णा मिल लिमिटेड राजस्थान की फर्स्ट सूती वस्त्र मिल है। लेकिन सबसे बड़ी जो सूती वस्त्र मिल है महाराजा उमेद सिंह मिल लिमिटेड पाली में स्थित है। इसका राइट आंसर बी होगा, महाराजा उमेद सिंह मिल्स लिमिटेड पाली। अब करंट के कुछ क्वेश्चन है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने मुख्यमंत्री विकसित ग्राम व वार्ड अभियान का शुभारंभ किया है, तो कौन सी तिथि को इन्होंने शुभारंभ किया। देखिए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने 19 मार्च 2026 को मुख्यमंत्री विकसित ग्राम व वार्ड अभियान का शुभारंभ किया। अब किस दिन शुभारंभ किया, मैं एक बात बता दूं, जो राजस्थान दिवस है उसी पे इसका शुभारंभ किया। पहले राजस्थान दिवस 30 मार्च को मनाया जाता था, लेकिन अब से इन्होंने क्या कर दिया कि चैत्र प्रतिपदा को ही राजस्थान दिवस मनाया जाएगा हर साल वो अलग अलग तिथि को होगा, क्योंकि चैत्र प्रतिपदा को यहाँ पे फिक्स कर दिया गया है कि अब चैत्र प्रतिपदा कद थी 2026 में, तो यहाँ पे 19 मार्च 2026 को राजस्थान दिवस मनाया गया, चैत्र प्रतिपदा थी इस दिन, तो यहाँ पे इस अभियान की यहाँ पे शुरुआत की गई। प्रत्येक ग्राम पंचायत और वार्डों का विकास करना है, इसलिए इस योजना को शुरू किया गया। दूसरा है मार्च 2026 में राजस्थान के मुख्यमंत्री द्वारा औद्योगिक परिदृश्य को मजबूत करने के लिए कौन सी नई नीति लॉन्च की गई।
अब यहाँ पे आपको बताना है कौन सी नई नीति लॉन्च की गई मार्च 2026 में उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए। तो देखिए, पर्यटन, कृषि और सौर ऊर्जा, ये कृषि के बारे में गलत है, पर्यटन तो समझ सकता हूँ उद्योग में है। राजस्थान जल प्रबंधन शिक्षा समिति, ये भी उद्योग से नहीं है। आप इस प्रकार ऑप्शंस को एलिमिनेट कर सकते हो। राजस्थान निवेश, हस्तशिल्प और निर्यात संवर्धन, आप ऐसा समझ सकते हो। यदि आपको ऑप्शन भी ना आए तो दो ऑप्शन बच चुके हैं, हस्तशिल्प भी एक उद्योग का है, निवेश भी है, और दूसरा है। अब आपने कुछ थोड़ा बहुत भी सुन रखा है तो यहाँ पे 18 मार्च 2026 को राजस्थान में 3 औद्योगिक नीतियाँ बनाई गई। पहली बनाई गई राजस्थान इंडस्ट्रियल पार्क प्रमोशन, दूसरी बनाई गई एरोस्पेस एंड डिफेंस, और तीसरी बनाई गई सेमीकंडक्टर। अब तीनों नीतियाँ कौन कौन सी हैं? इसमें सेमीकंडक्टर में सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिक चिप बनाएंगी। राजस्थान को अग्रणी राज्य बनाने के लिए यहाँ सेमीकंडक्टर नीति चलाई जा रही है। एरोस्पेस एंड डिफेंस वाली नीति क्यों बनाई गई? क्योंकि डिफेंस में राजस्थान को सबसे बेस्ट करना है, देश का यहाँ पे सबसे ज़्यादा निवेश आना चाहिए डिफेंस में, इसलिए यहाँ पे एरोस्पेस एंड डिफेंस नीति बनाई गई। और राजस्थान में इंडस्ट्रियल पार्क प्रमोशन, इंडस्ट्री को बढ़ावा देने के लिए, औद्योगिक विकास को गति देने के लिए बनाई गई। तो इसका राइट आंसर होगा बी, 18 मार्च 2026 को ये 3 नीतियां राजस्थान सरकार के द्वारा बनाई गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में वैज्ञानिक जल संसाधन प्रबंधन के लिए राजस्थान सरकार के जल संग्रहण, विकास एवं भू संरक्षण विभाग ने निम्नलिखित में से किस संस्था के साथ समझौता किया है? समझौते को क्या बोला जाता है? MOU बोला जाता है। तो राजस्थान सरकार और ऑस्ट्रेलिया इंडिया वाटर सेंटर के साथ क्या किया है? इन्होंने MOU साइन किया है। इससे क्या होगा? जल प्रबंधन नीतियां बनाई जाएंगी, और इस जो नीति है उसका मुख्य लक्ष्य क्या है? जल संसाधनों में वैज्ञानिक प्रबंधन करना, जल का पुनर्भरण करना, जो नीचे धीरे धीरे जल समाप्त होता जा रहा है उस पानी की कमी को पूर्ति करना है, यानी उसको जल स्तर को बढ़ावा देना है। तो किसके साथ MOU किया है? ऑस्ट्रेलिया इंडिया वाटर सेंटर, ये इनके साथ समझौता किया है, MOU किया है। नेक्स्ट है, भारत और जापान के बीच में एक युद्ध होता है, ध्यान रखिएगा, धर्म गार्जियन नाम का, 2026 में अभी आयोजित किया गया। धर्म गार्जियन 9 मार्च 2026 को। तो किस स्थान पर आयोजित किया गया? यह जो धर्म गार्जियन युद्ध अभ्यास है या सेना अभ्यास है उसको, तो उत्तराखंड में आयोजित किया गया। उत्तराखंड के कौन से स्थान पर? चौबटिया उत्तराखंड में क्या किया गया? इस जो युद्ध है उसको सम्मिलित रूप से किया गया है। धर्म गार्जियन भारत और जापान के बीच में होता है। नेक्स्ट है, अयोध्या राम मंदिर से संबंधित यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं, उनको आपको बताना है। अब देखिए, जो अयोध्या राम मंदिर है उसमें श्री राम यंत्र लगाया गया है। एक चौकोर नाम का ये एक चौकोर संयंत्र लगाया गया है 3 बाई 3 फीट का, यानी ये यहाँ पे एक श्री राम यंत्र लगाया गया है। ये प्राचीन यंत्र है, यानी ऋषियों द्वारा भी इस यंत्र का प्रयोग किया जाता था। 3 फीट तो ऐसे है ये 3, और 3 फीट ही ऐसे है, यानी वर्गाकार में 3 फीट का, 3 फीट का। तो इसके बारे में बताना है आपको। तो पहला है, इसकी स्थापना 19 मार्च 2026 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा की गई। बिल्कुल सही बात है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 19 मार्च 2026 को श्री राम यंत्र की स्थापना की। पहला स्टेटमेंट सही है। दूसरा है, यह यंत्र 150 किलोग्राम का है। बिल्कुल सही बात है, 150 किलोग्राम का है, 3 बाई 3 का वर्गाकार का है, और साथ में 24 कैरेट सोने की यहाँ पे परत चढ़ाई गई है, यानी पन्नी चढ़ाई गई है। 24 कैरेट सोने की ऊपर यहाँ पे श्री राम यंत्र में परत चढ़ाई गई है। दूसरा स्टेटमेंट भी सही है, तो दोनों के दोनों स्टेटमेंट सही है। तो यहाँ पे 1 व 2 दोनों सही है। तो आज का जो प्रैक्टिस सेट है जीके का कंप्लीट हो चुका है। यदि आपको हमारे प्रयास अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए। और एक बात बता दूं, PDF लेने के लिए आप टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हो, उसका मिनिमल चार्ज है। आपको पता ही होगा 600 पेजों की PDF स्कैन करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, तो मिनिमम 10-11 रुपये का चार्ज, आप उसे आराम से वहन कर सकते हो यदि आप इनको PDF को पढ़ना चाहते हो। नहीं तो हम आपको यहाँ पर करवा ही रहे हैं। और कुछ लोग बोल रहे थे कि भाई साइंस की भी कराओ और सब्जेक्ट भी कराओ। मेरे पास टीचर्स अवेलेबल नहीं है और मुझे इतना टाइम नहीं है कि मैं यहाँ पे और सारे सब्जेक्ट करवा पाऊँ। तो यदि कोई टीचर मिलते हैं, यदि आपका रेस्पॉन्स अच्छा आता है, वीडियोज़ यहाँ पे आप शेयर करते हो, पुश करते हो वीडियो को, लाइक ज़्यादा आते हैं वीडियोस पे, तो हम प्रयास करेंगे कोई ना कोई टीचर हमारे साथ जुड़ जाए। क्योंकि एक बात बता दूं कि यहाँ पे जो छोटे चैनल्स होते हैं उनके साथ कोई नहीं जुड़ना चाहता है, तो इसलिए यहाँ पे टीचर्स की कमी है हमारे चैनल के ऊपर। इसलिए यदि आप चैनल को थोड़ा पुश करोगे, सब्सक्राइब करोगे, यहाँ पे चैनल्स में कुछ सब्सक्राइब दिखाएंगे तो कोई दूसरा टीचर यहाँ से जुड़ने का प्रयास ज़रूर करेगा। तो यहाँ पे और भी मॉडल पेपर आपके सोल्व हो सकते हैं। तो अभी तक के लिए इतना ही। यदि वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। आपका दिन शुभ हो।